जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी एजुकेशन एडीआरएफ में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? एग्ज़ाम की जो तारीख है वो डे बाय डे कम हो रही है, यानी 12 तारीख को आपका पेपर होने वाला है। तो टाइम तो बहुत ही कम है। जो भी टाइम है उसका हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। लास्ट यानी संडे को हम क्लास नहीं ले पाए थे। संडे को हमने जो है कुछ अपने कलीग्स को बुलाए थे जो जेआरएफ क्वालिफाई करके इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों ने उनका इंटरव्यू सुना होगा। तो आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है कि किस प्रकार से कौन सी प्रॉब्लम आती हैं। और मैंने एक एक करके सारी बात की थी। तो जैसा कि सभी का अगर कंक्लूजन देखा जाए तो यही सामने आया था कि आपको प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। जो भी सोर्सेस ऑनलाइन ऑफलाइन नोट्स यानी जितने भी तर्कस में आपके तीर हैं उसको आप आजमा सकते हैं। बिल्कुल जितने भी तर्कस में आपके तीर हैं उसको आज आजमाने का मौका है। तो आप जगा लीजिए उन तीरों को, और यानी तीरों का कहने का मतलब जो भी आपके पास नोट्स हैं, जहाँ से भी आपने कलेक्ट किया हो, मैटर तैयार किया हो, अब केवल उसी को बार बार क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। और अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आई होप आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज हम लोग जो है शामिल किए हैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए, जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने 10 के 10 यूनिट से ही 2-3 क्वेश्चन उठाया है अच्छे अच्छे से, और उसको क्या किया है, मैच द फॉलोइंग वाले, और उसी को हमने क्या किया है, यहाँ पे शामिल किया है। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो पूरा का पूरा होल 10 यूनिट्स है, तो उससे रिलेटेड जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं तो किस प्रकार से आते हैं। ऐसे किसी दिन हम लोग एसेशन रीजन का देख लेंगे, किसी दिन हम केवल फैक्चुअल क्वेश्चन देख लेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के क्वेश्चन क्या हैं। और आप लोग भी बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिए, बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस लगातार जो भी आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसको आपको उसमें कंटिन्यूटी बनाए रखना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो है जो मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है और आने की पूरी संभावना रहती है। यहाँ कुछ प्लेट्स दिए गए हैं और यहाँ उनके लोकेशन दिए हैं। कौन कौन सी प्लेट है? कोकोस प्लेट है, नजका प्लेट है, अरेबियन प्लेट है और फिलीपींस प्लेट है। और इधर जो है कुछ जो है क्या दिए गए हैं, आपके स्पेसिफिक एरिया दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी प्लेट कहाँ पे अवस्थित है। तो अगर कोकोस प्लेट आप लोगों को याद हो तो कोकोस प्लेट कहाँ पे है, तो जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, कहाँ पे है, जो आपका ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के नीचे थोड़ा सा आएंगे तो क्या होगा आपका सेंट्रल अमेरिका। तो ये जो सेंट्रल अमेरिका है यहाँ पे, केंद्रीय अमेरिका, जिसमें मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, ठीक है, और एल सल्वाडोर है, होंडुरास है, कोस्टा रिका है, निकारागुआ है। तो ये सारे जो सेंट्रल अमेरिका है, और इधर कौन सा जो है ओशन है, पैसिफिक ओशन है। तो यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक ओशन के बीच में कौन सी प्लेट है आपकी? कोकोस प्लेट है। तो ये कौन सा मिल जाएगा? बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड जो है पैसिफिक प्लेट। तो इस तीनों के बीच में कौन सी आपकी? कोकोस प्लेट है। दूसरा है नजका प्लेट। नजका प्लेट कहाँ पर है? ये आपका जो साउथ अमेरिका है, यानी एंडीज पर्वत है साइनी साउथ अमेरिका का, और उसके कोस्टल पे कौन सा जो ओशन है, प्लेट है आपको, जो है पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक प्लेट है। तो ये इसका मैच द फॉलोइंग में ये कहाँ पे मिलेगा? ये आपका मिलेगा बिटवीन साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट। और अरबियन प्लेट तो आप लोग जानते हैं कि कहाँ पे है, जो अरब जो है पूरा का पूरा प्रायद्वीप है आपका, जिसमें यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत, ये वाला जो रीजन है, ईरान, इराक। तो ये वाला मोस्टली क्या है, द सऊदी अरेबियन लैंड मास। तो ये अरबियन प्लेट से मैच हो जाएगा। फिलीपाइंस प्लेट की बात किया जाए तो फिलीपींस प्लेट जो देखा जाए तो आप कहाँ देखते हैं फिलीपींस को? जो आपका साउथ ईस्ट में एशिया वाला पोर्शन है, और जो आपका पैसिफिक रीजन है। तो ये बिटवीन द एशिया, एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट। तो इसका मैच द फॉलोइंग क्या होगा? इस तरीके से होगा। तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्लेट के लोकेशन से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3-1, और उसके बाद में क्या है, 4-2, 3-1-4-2, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला यहाँ पर जो है कुछ क्या दिए गए हैं, जो है मैच द फॉलोइंग में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिए गए हैं। कुछ यहाँ स्टेट के नाम है, जैसे पुडुचेरी है, दमन दीव है, दादरा नगर हवेली है और तमिलनाडु है, और इधर कुछ विशेषताएं दी गई हैं। तो पहला कह रहा है कि लोएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन इन एज ग्रुप 0 से 6,
हाईएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन इन एज ग्रुप 0 से 6, यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चों में सबसे ज़्यादा जो है सॉरी सबसे कम क्या है जो है शिशु का जो है यानी जो चाइल्ड होते हैं उनकी पॉपुलेशन है। और 0 से 6 के ग्रुप में सबसे ज़्यादा किसकी पॉपुलेशन पूछा जा रहा है यहाँ पर जो है 0 से 6 में चाइल्ड पॉपुलेशन पूछा जा रहा है। लोएस्ट सेक्स रेशियो यानी सबसे कम जो है लिंगानुपात कहाँ पे है, और हाईएस्ट सेक्स रेशियो यानी सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पे है। तो अगर देखा जाए हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, ये पौंडचेरी में है। और सबसे कम जो है सेक्स रेशियो इस ऑप्शन में कहाँ पर है, तो ये आपका दमन दीव में है, ठीक है। और लोवेस्ट चाइल्ड इन पॉपुलेशन इन एज ग्रुप 0 से 6 कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। और हाईएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन इन एज ग्रुप 0 से 6 कहाँ पे है, आपका दादरा एंड नगर हवेली में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 और 3 1 2 सॉरी 4 3 2 1 यानी डी इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरीके से ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जिसमें सेंसस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इंडिया से भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि इंडिया में जो पॉपुलेशन वाला सेक्शन है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन की जो प्रवृत्ति है वो आपके यहाँ ज़्यादा देखी जा रही है। आगे क्या है, आगे कुछ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट दिए गए हैं और इसके रीजन दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, इसको मैच कराना है कि कौन कौन सा मैच करने वाला है, ठीक है। तो इधर दिया गया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी जो सदाबहारी वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन। और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय और ये जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट प्रदेश, तो ये ट्रॉपिकल थ्रॉन का मतलब हुआ कि जहाँ पर कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। और ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दो प्रकार के होते हैं, एक उष्ण होते हैं और एक क्या होते हैं, आर्द्र होते हैं। तो बात किया जाए एवरग्रीन फॉरेस्ट की, तो इधर दिया है गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, असम। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी सदाबहार वन की बात किया जाए तो सदाबहार वन सबसे ज्यादा कहाँ पाए गए हैं इस ऑप्शन में, आसाम में, क्योंकि वहां पर वर्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। और बात किया जाए कि जो है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाया जाएगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि आर्द्र सॉरी जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं उनमें आर्द्र की तुलना में कम क्या होती है, मॉइस्चर कंटेंट होता है यानी नमी होती है। और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट प्रदेश यानी जो आपका उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं, ये गुजरात वाले रीजन में, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो कहाँ पाए जाते हैं, झारखंड में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 1 2 यानी डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, यहाँ पर रिवर दिया गया है और यहाँ पर उसकी सहायक नदियां दी गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर रिवर कौन सी है, कावेरी है, इंडस है, गोदावरी है, कृष्णा है। इधर है नुब्रा, श्योक, पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, हेमावती, अमरावती, भीमा, तुंगभद्रा एंड घाट प्रभा। तो आपको बताना है कि कौन कौन सी नदियों की कौन सी क्या है सहायक नदियां हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ कराए जा रहे हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हूबहू ये आपके एग्जाम में ऐसे ही क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो कावेरी की अगर बात की जाए कि जो ये आपकी कावेरी है, तो इंडस है, गोदावरी है और कृष्णा है। तो इंडस यानी सिंध की सहायक नदी कौन कौन सी है, ये है आपकी जो नुब्रा है, श्योक है और बहुत सारी सिंधु की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये दो, ये आप अच्छे से याद रखिए कि नुब्रा और जो श्योक नदी है जो जम्मू लद्दाख वाले रीजन में निकलती है, तो ये जो है उसकी क्या है, सहायक नदी है। उसके बाद में बात किया जाए गोदावरी की, तो गोदावरी की सहायक कौन कौन सी नदी है, पेनगंगा, बेनगंगा एंड वर्धा। कावेरी की सहायक नदी कौन सी है, हेमावती, अमरावती, ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। और कृष्णा की कौन सी है, भीमा, तुंगभद्रा और घाट प्रभा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 1 2 4 3 1 2 4 एंड डी इज द राइट ऑप्शन। ये आपको सहायक नदी से दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपको लंबाई में दे देगा अरेंज करने के लिए कुछ नदियां, और दूसरा जो है सहायक नदी वाला क्वेश्चन आता है रिवर से। और जो है तीसरा क्या आता है कि इनकी ओरिजिन कहाँ से होती है। तो ये 4-5 बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला है कि कुछ कंपोनेंट दिए गए हैं और कुछ परसेंटेज इन ओशन वाटर, जैसे मैग्नीशियम का कितना परसेंट है, सल्फर है, कैल्शियम है, सोडियम है। तो अब जनरली जब हम ओशन पढ़ते हैं तो जो उसमें साल्ट पाया जाता है, तो साल्ट में बहुत सारे कंटेंट पाए जाते हैं, जैसे सोडियम सबसे ज़्यादा, सोडियम वाटर जो पाया जाता है जो है
आपके महासागरों का, तो उसमें कौन कौन से देखा जाता है मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इसमें जैसे सोडियम क्लोराइड है सबसे ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड यानी क्लोरीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो इसमें है नहीं। उसके बाद क्या पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है। तो सोडियम सबसे ज़्यादा इसमें कितना मात्रा है, इसको हम इससे मैच करा देंगे। सोडियम क्लोराइड के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है, तो मैग्नीशियम दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो मैग्नीशियम के कितना हो जाएगा 7.7%। और मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर आपका हो गया मैग्नीशियम सल्फेट यानी सल्फर सबसे ज़्यादा पाया जाता है तीसरे नंबर पे, तो ये हो जाएगा 3.3। और उसके बाद में आपका पाया जाता है कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 यानी बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला यहाँ पर 4 प्रकार के स्केल दिए गए हैं और उसके क्या हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी उसकी क्या है विशेषताएं आपको बतानी है। तो स्केल अगर आप लोग पढ़े होंगे कि 4 प्रकार के होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। तो वैसे तो इसके अगर नाम से ही देखें तो आप अच्छे से अंदाजा लगा लेंगे कि नॉमिनल का मतलब क्या हो कि जिससे हम केवल नाम का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे जो है कोई किसी का नाम हो गया तो उस नाम को दिखाने के लिए हम नॉमिनल उपयोग करेंगे। तो ये ऑर्डर, सॉरी इसमें क्या दिया गया है, ओनली नेम आर मीनिंगफुल, यानी इसमें नाम केवल दिखाया जाता है। ऑर्डिनल का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, जिसमें हम क्रम भी बता सकें, यानी जो है हम ये कह सके कि ये 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है। तो ये हो गया आपका ऑर्डिनल स्केल, यानी ऑर्डर इज एडेड टू नेम्स। ये केवल नेम्स दिखा सकते हैं, उसके साथ साथ ऑर्डर भी दिखा सकते हैं। और इंटरवल, इंटरवल का मतलब क्या हो गया, अंतर। ये ऐसा स्केल होगा जिसमें आप नाम भी दिखा सकते हैं और ऑर्डर भी दिखा सकते हैं और इंटरवल भी दिखा सकते हैं कि कितना गैप है, यानी एड मीनिंगफुल इन डिफरेंशियल। यानी अभी तक यहाँ पर हम ऑर्डर दिखा रहे थे, नाम दिखा रहे थे, यहाँ पर हम डिफरेंस भी दिखा सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में कितना गैप है। तो 1 गैप है, 2 और 3 के बीच में कितना गैप है, अंतर कितना है, 1 है। तो इस तरीके से जितना भी डिफरेंस होगा वो भी ये स्केल बताता है। और रेशियो स्केल का प्रयोग वहाँ किया जाता है जो चारों चीज को बताएगा, नाम, ऑर्डर, इंटरवल, और जिसमें जीरो की क्या होती है, कुछ वैल्यू होती है। जैसे अभी वैसे जीरो लिख दिया जाए तो इसकी कोई वैल्यू है नहीं है, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं। लेकिन अभी बात किया जाए कि 0 डिग्री टेम्परेचर, तो 0 डिग्री टेम्परेचर की वैल्यू है कि नहीं, 0 डिग्री टेम्परेचर का मतलब वहां पर जीरो के क्या किया जा रहा है, कंसीडर किया जा रहा है, उसका कुछ मीनिंग निकल रहा है कि 0 डिग्री टेम्परेचर है तो इसका मतलब टेम्परेचर बहुत ही क्या है, कम है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी टेम्परेचर नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि 0 डिग्री टेम्परेचर कहा गया तो ऐसा कहा गया कि कुछ भी टेम्परेचर नहीं है। तो जहाँ पर 0 डिग्री का कुछ ना कुछ हम प्रयोग करते हैं, मीनिंग निकलता है, अर्थ निकलता है, तो वहां पर रेशियो स्केल का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 0 इज एडेड टू गिव मीनिंग टू रेशियो, तो इसका जो है डी का क्या हो जाएगा 2। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है टेम्परेचर। तो क्योंकि टेम्परेचर में जीरो, अगर 0 डिग्री कहा गया तो 0 डिग्री का मतलब हो गया कि ऐसा नहीं कि कुछ भी टेम्परेचर नहीं है, 0 का मतलब क्या, बहुत ही जो है कम टेम्परेचर है, यानी बहुत ही आपको क्या एहसास होगा, ठंडेपन का, कोल्ड एहसास होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा आपका, ए का 2 1 और 4 3, 2 1 4 3। तो इसमें देखा जाए तो ये वाला 2 1 4 3, सॉरी ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर कुछ ऑप्शन में मिस्टेक किया गया है, तो इसमें इसी ऑप्शन को आप मिला लीजिए। ए का हो गया 2 और इसको आप 3 बना लीजिए, और सी का हो गया 4 और डी का हो गया 1। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है आपका जो है वान थ्यूरिन के मॉडल से। तो वान थ्यूरिन के मॉडल में आपको बताना है कि कौन कौन से जोन की विशेषताएं बतानी, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। तो जोन 1 में क्या था, जोन 1 में था कि जो आपके जितने भी पेरिशेबल गुड्स थे, यानी दूध, फल, सब्जी, इन सब के बारे में उन्होंने क्या किया था, बात किया था। तो इसका मैच कहाँ पर हो जाएगा, मार्केट, गार्डनिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन। जोन 2 में क्या था, जो फायरवुड था उसके बारे में बात की गई थी, तो ये हो जाएगा फायरवुड एंड लंबर प्रोडक्शन। जोन 3 में क्या था, क्रॉप फार्मिंग होती थी लेकिन वहां पर विदाउट फैल, यानी किसी प्रकार का प्रतिभूम नहीं होता था। और जोन 4 में क्या था, लाइव स्टॉक फार्मिंग था। तो इसको मैच कराएंगे तो इसका मैचिंग क्या हो जाएगा, 3 और 2 1, सॉरी 4 1, 3 2 4 1, तो 3 2 4 1 यानी सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ जो है क्लाइमेटिक रीजन दिया गया है आरएल सिंह के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर दिया गया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण आपको बताना है। तो पहला सम ह्यूमिड लिटोरल रीजन यानी उप आर्द्र जो तटीय क्षेत्र होते हैं, सेमी एरिड ट्रॉपिकल रीजन यानी अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र,
ह्यूमिड साउथ ईस्ट यानी आर्द्र दक्षिणी पूर्वी, और सब ह्यूमिड ट्रांजिशन यानी उपाद्र संक्रमण क्षेत्र, और इधर दिया गया है स्टेट के नाम। तो जो सब ह्यूमिड लिटोरल है यानी उपाद्र क्षेत्र है और तटीय क्षेत्र है, ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु एंड कोस्टल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश। और अगर बात की जाए सेमी एरिड ट्रॉपिकल, तो ये यानी अर्धशुष्क क्षेत्र कौन सा है जहाँ पर वर्षा कम होती है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का रीजन। और ह्यूमिड साउथ ईस्ट की बात किया जाए तो आर्द्र है और उत्तरी पूर्वी है, तो थोड़ा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड का रीजन आ जाएगा। और ट्रांजिशन जोन पे कौन से हैं, ये हैं आपके बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 और 3, 2, 1 यानी डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला, यहाँ कुछ स्कॉलर के नाम दिए गए हैं और कुछ फील्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन, उनका कंट्रीब्यूशन किस फील्ड में है ये आपको बताया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इधर बैगनर महोदय हैं, हैरी हेस हैं, मैकेंजी एंड पार्कर हैं, आर्थर होम्स हैं। इधर सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, कन्वेक्टिव सेल्स हैं एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ आपको कंफ्यूजन बहुत हो सकता है, भले ही आपको क्या लगता हो ये बहुत ही इजी लगता हो। तो अल्फ्रेड वेगनर, तो वेगनर का क्या हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हैरी हेस का क्या हो जाएगा, तो हैरी हेस का हो जाएगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। मैकेंजी पार्कर का क्या हो जाएगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से रिलेटेड थे ये। और आर्थर होम्स किससे थे, कन्वेक्टिव सेल से, यानी धरातल से जो कन्वेक्शन होता है किसका, मैग्मा का, और ऊपर आने के बाद यही चट्टानों पर टकराती हैं प्लेट पर, और प्लेट को क्या करती हैं, मूव कराने में मदद करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2143। तो 2143 यानी बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर कुछ प्लेस दिए गए हैं और कुछ लैंडफॉर्म दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा लैंडफॉर्म किस प्लेस से रिलेटेड है। इधर दिया है स्नेक रिवर, स्नेक रिवर रीजन, यानी जो इसका नाम ही है, नदी का नाम है स्नेक नदी। कोलंबियन रिवर प्लेटू, कोलंबिया पठार रीजन, लेक टोबा, और स्टेप्टो, स्टेप्टो क्या है, बूटी है, मेसा बूटी जो पढ़ते हैं, तो इसको इधर आपको क्या कराना है, मैच कराना है। तो जो स्नेक रिवर है ये आपका जो है, जब आप यूएसए पढ़ेंगे, तो जब यूएसए में कोलोराडो रिवर पढ़ेंगे, तो कोलोराडो की रिवर की सहायक नदी को, सॉरी कोलंबिया नदी जो पढ़ेंगे, तो कोलंबिया की जो सहायक नदी है वो आपका कौन सी नदी है, वो स्नेक रिवर है। और स्नेक रिवर जो पाया जाता है जहाँ पर से ये स्नेक रिवर जो है फ्लो करती है, वो उस पूरे के पूरे रीजन को बोला जाता है लावा प्लेन, क्योंकि उस प्लेन का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, लावा प्लेन से हुआ है। कोलंबियन रिवर प्लेटू जो है उसका संबंध लावा प्लेटू से है, क्योंकि ये रिवर जो है लावा प्लेटू से होकर बहती है। लेक टोबा इंडोनेशिया में है, जो कि किससे निर्मित हुआ है, टेक्टोनिक डिप्रेशन से। और स्टेप्टे बूटी जो है वो कहाँ पर है, ग्रेनाइट हिल, ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है, वहीं पर ये बूटी का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 2143। तो 2143 ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, थोड़ा सा ऑप्शन में क्या है, मिस्टेक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर कुछ लेटर दिए गए हैं, ये किसके हैं, कोपेन के लेटर हैं, और यहाँ पर क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक दी गई है, आपको क्या करना है, मिलाना है। तो अगर आपको याद हो तो उन्होंने जो है 5 लेटर दिए थे, ए बी सी डी और ई, जिसमें बाद में एफ भी जोड़ा था। तो उन्होंने बताया था ए को मेगाथर्म, फिर जीरोफाइट, फिर मेसोथर्म, फिर माइक्रोथर्म, फिर हेकेस्टोथर्म। तो जो मेगाथर्म बताया था वो कौन से रीजन को, ट्रॉपिकल रीजन को बताया था, यानी विश्वतरीय क्षेत्र को, जहाँ पर वर्षा खूब ज्यादा होती है और तापमान भी ज्यादा रहता है। तो टेम्परेचर एवं 18 डिग्री यानी 18 डिग्री से ज्यादा तापमान रहता है। नो विंटर, यहाँ पर किसी प्रकार की सर्दी नहीं होती है। रेनफॉल लार्ज होता है एंड एक्सीड एनुअल एविपोरेशन, और वाष्पोत्सर्जन भी बहुत ज्यादा होता है एनुअल। तो ये विशेषता आपकी ये की हो गई। बी क्या रहता है, शुष्क क्षेत्र रहता है। तो शुष्क क्षेत्र का मतलब क्या हो, पोटेंशियल एवेपोर ट्रांसपोर्टेशन एक्सीड प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, नो वाटर सरप्लस, यानी यहाँ पर वर्षा से अधिक वाष्पीकरण हो जाता है और किसी प्रकार का सरप्लस नहीं बचता है। मेसोथर्म में क्या होता है कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज हायर देन -3 डिग्री, यानी हमेशा तापमान जो रहेगा सबसे ठंड महीने का वो भी क्या रहेगा, -3 डिग्री से अधिक रहेगा। और डी क्या हो जाएगा कि सबसे जो है ठंडे महीने का जो तापमान रहेगा वो -3 डिग्री से कम ही रहेगा, यानी सबसे जो ठंडा महीना होगा उसका भी तापमान देखा जाएगा तो -3 डिग्री से नीचे ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 4 और 1, 3। तो 2, 4 और 1,
2, सॉरी ए का हो गया 3, तो 3 4 1 2 ये वाला हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। अब देखिए हमेशा हम लोग याद करते रहते हैं ए क्या है, मेगाथर्म है, जीरोफाइट ये, और यहाँ पे क्या कर दिया, विशेषता दे दी। तो यहीं पर आप क्या हो जाएंगे, आप सोचेंगे कि हमने क्या पढ़ लिया। तो आपको थोड़ा सा पढ़ते समय ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ाई करनी है, चारों तरफ उसके आसपास सोचना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है यहाँ पर वेजिटेशन जोन दिया गया है, उसकी कंडीशन के बारे में क्या की गई है, बात की गई है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा जो मेगाथर्म है वो वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, यानी अगर देखा जाए इसमें तो ये क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, क्योंकि वहाँ पर हमेशा वर्षा होती रहती है। जीरोफाइट रीजन क्या होता है कि जहाँ पर ड्राई रीजन ज़्यादा होता है, यानी एक्सट्रीम एरिड कंडीशन। और हिस्टोथर्मल का मतलब जो पोलर एरिया वाला रीजन होता है, यानी यहाँ पर क्या होता है कि एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन पाई जाती है। और माइक्रोथर्म थोड़ा सा उससे सही कंडीशन रहता है, यानी -3 डिग्री टेम्परेचर बिलो रहता है, लेकिन जो गर्मियों में टेम्परेचर पहुंचता है वो 10 से 22 डिग्री के बीच में पहुंच जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 और 3 2 1, 4 3 2 1, यानी बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए कि थोड़ा सा क्वेश्चन में तुरंत क्या कर दिया गया, वहाँ पर ABCD देकर वो उसका नाम लिख दिया गया, बाकी सारी चीजें वही की वही थी। नेक्स्ट है कुछ टाइप्स की वेव्स दी गई हैं और कुछ क्या किए गए हैं, उनके प्रयोग दिए गए, जैसे रेडियो वेव्स हो गया, इंफ्रारेड हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया और गामा हो गया। तो अगर रेडियो वेव की बात की है तो इससे क्या करते हैं, हम रेडियो सुनते हैं यानी ब्रॉडकास्टिंग, यानी और जो टीवी ये सब चलते हैं रेडियो वेव के कारण ही चलते हैं। इंफ्रारेड से क्या होता है, रेडिएटर्स में इसका प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रावायलेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अल्ट्रावायलेट का प्रयोग किया जाता है आपके फ्लोरेसेंट डाई में, ठीक है, यानी जो डाई होती है जिसे जो पैसा बनता है, पैसा छपा जाता है, वो भी डाई से छपा जाता है। यानी डाई का मतलब है कि किसी का एक जो है प्रारूप हो, प्रतिकृति हो, जिसमें हम क्या करते हैं किसी प्रकार का, जैसे मान लीजिए कि आपको जो है इस गोल गोल कोई लोहा बनाना है, तो आपने एक डाई बना लिया है और इसी में लोहा पिघला हुआ डाल देते हैं और आराम से वो आपका बनके, इसको बोलते हैं सांचा सुन हिंदी में कहा जाए तो। और गामा का प्रयोग किस के लिए आता है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 और 4 2, 3 1 4 2, यानी बी इज द राइट आंसर। ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इधर स्कॉलर के नाम दिए गए हैं, इधर बुक थ्योरी एंड कंसेप्ट मॉडल के नाम दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए तो देखिए कि इधर बेबर हैं, स्मिथ हैं, लॉस हैं, प्रेड हैं, और उनकी थ्योरी का नाम दिया गया है। तो बेबर की थ्योरी का नाम क्या था, बेबर की थ्योरी का नाम था लीस्ट कास्ट लोकेशन थ्योरी, न्यूनतम लागत सिद्धांत। और स्मिथ की थ्योरी का नाम क्या था, स्पेशियल मार्जिन टू प्रॉफिटेबिलिटी, यानी जो है अधिकतम लाभ का सिद्धांत, सॉरी ये जो था वो था कि जो मार्जिन होता है, ठीक है, लाभ का मार्जिन था, उसका स्थानीय सिद्धांत था इनका। जो लॉस का था वो था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, यानी अधिकतम लाभ का सिद्धांत। और जो एलन पीरियड का था वो था बिहेवियर एंड लोकेशन थ्योरी, यानी व्यवहारवादी सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 1 और 3 2 1 और 4 3, ठीक है, 2 1 4 3, तो 2 1 4 3, यानी ए इज द राइट आंसर। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है थ्योरी देकर, और जो है उन्होंने कौन कौन सा काम किया है। अगला यहाँ पर कुछ कंसेप्ट दिए गए हैं और यहाँ पर क्या है कि उनके प्रतिपादक हैं, प्रोपाउंडर हैं, तो आपको उनको क्या करना है, नाम बताना है। जैसे पॉजिटिविज्म, तो पॉजिटिविज्म की अवधारणा किसने दी थी, ऑगस्ट कॉम्टे ने दी थी। बेहविलिज्म की अवधारणा किसने दी थी, विलियम क्रिक थे, जूनियर बोरपट थे, इन सारे विद्वानों का नाम जुड़ा हुआ है। और बात किया जाए कि यहाँ पर जो है ये हो गया बेहविलिज्म की बात कर ली हमने, ठीक है। और बात की जाए फेमिनिस्ट ज्योग्राफी की, तो फेमिनिस्ट ज्योग्राफी का संबंध किससे है, तो इनका जो संबंध देखा जाएगा तो ये एनी बुटीमर एक ज्योग्राफर थी, इनका संबंध स्त्रीवादी जो भूगोल था, नारीवाद भूगोल था, उससे संबंधित थी। ह्यूमनिज्म का जो संबंध है वो किससे है, ये मैक डॉवेल से है, ठीक है। तो ये ह्यूमनिज्म की बात किया जाता है तो हम मानवतावाद में यूफी चुआन का नाम पढ़ते हैं, लेकिन अब आप यहाँ से थोड़ा सा आपके सामने नए कुछ ज्योग्राफर के नाम डाल दिए गए हैं कि ऐसा तो है नहीं कि ह्यूमनिज्म से केवल कौन संबंधित थे, यूफी चुआन थे, उसके अतिरिक्त कुछ विद्वान हैं, तो यहाँ पर उनके नाम डाल दिए गए हैं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए क्या हो सकता है, नया क्वेश्चन हो सकता है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो गया 4 3
1 2, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये 4 3 1 2, ये 2 बना लीजिएगा आप लोग। तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। ये कुछ कंट्री के नाम दिए गए हैं और उनके उपग्रह का नाम है, और इधर सॉरी ये उल्टा कर दिया गया है, ये इधर होना चाहिए, इधर कंट्री होना चाहिए। यानी ये कंट्री हैं आपकी और ये हैं आपके जीपीएस सैटेलाइट्स दिए गए हैं, यानी जीपीएस उपग्रह दिए गए हैं। इधर नाविक है, नो स्टार है, ठीक है, ग्लोनास है एंड गैलीलियो है। तो नाविक आप लोगों को पता होगा किसका है, अपने प्यारे भारत का है, ठीक है, जो अपना प्यारा भारत है। और उसके बाद बात किया जाए कि नो स्टार किसका है, तो ये आपका है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। और ठीक है, ग्लोनास किसका है, ये रसिया का है। और गैलीलियो किसका है, ये यूरोपियन यूनियन का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 3 4 और 2 1, 3 4 2 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको कुछ रिलीफ फीचर दिए गए हैं और इसको मिलाना है। तो अगर आपको ये नहीं याद है, केवल ये याद है कि इसका जो है क्रम क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, तब भी आप मिला लेंगे। यहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, महाद्वीपीय मंगल तट है, उसके बाद क्या होता है, महाद्वीपीय मंगल ढाल होता है, फिर प्लेन होगा अगर आप और समुद्र में जाएंगे, और सबसे लास्ट में क्या होता है, ट्रेंच, यानी सबसे गहरा होता है ट्रेंच। तो अगर ओशियन ट्रेंच की बात किया जाए तो इसका मैच द फॉलोइंग में यहाँ पर देखेंगे तो ये 4000 से 10,000 तक हो जाएंगे। कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी महाद्वीपीय मंगल तट सबसे ऊपर होते हैं, तो ये और इनकी जो है गहराई 0 से 200 मीटर होती है। कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात की जाए तो ये इससे थोड़ा सा जो है गहरे होते हैं, तो 2000 से 3000 मीटर हो जाएगा। और प्लेन्स बचा तो प्लेन्स आपका हो जाएगा 4000 से 6000 हो जाएगा। तो ए का क्या हो गया, 4 हो गया, और बी का क्या हो गया, 3। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी का 1, यानी बी इज द राइट आंसर। तो ये देखिए, आप इसको नहीं जानते हैं, उसको ऑर्डर आपको पता है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इधर कुछ फ्रंट और ईयर मास दिए गए हैं, और इधर क्या दी गई है, उसकी विशेषता दी गई है। फ्रंट में कौन कौन से हैं, वार्म फ्रंट है, यानी आपका जो उष्ण वाताग्र है, अक्लूटेड फ्रंट है, और कोल्ड फ्रंट है, यानी आपका जो शीत वाताग्र होता है, और मैरी टाइम ट्रॉपिकल ईयर मास का नाम दिया गया है, इधर उसकी विशेषताएं हैं। तो वार्म फ्रंट क्या होता है कि जब वार्म एयर क्या करती है, कोल्ड एयर के क्षेत्र में जो है इन्वेजन करती है, अटैक करती है, आक्रमण करती है। तो वार्म फ्रंट का निर्माण किससे होगा, जब वार एयर मूव करेगी किसकी दिशा में, कोल्ड एयर की दिशा में। तो वार्म फ्रंट की विशेषता ये हो गई। कोल्ड एयर की विशेषता क्या होती है, जब कोल्ड एयर मूव करेगी किसके क्षेत्र में, वार्म जो है एयर के क्षेत्र में मूव करेगी, तो इस तरह का काम होगा। अक्लूटेड फ्रंट कब बनता है, जब क्या होता है कि जो है गर्म हवा पूरी तरीके से क्या कर दी जाती है, ठंडी हवा के द्वारा ऊपर उठा दी जाती है। तो ये स्टीप ग्रेडियंट इन टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में कंडीशन बन जाती है। और मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास कहाँ होगी, जहाँ पर क्या होगा, वार्म ओशन इन द ट्रॉपिक्स, क्योंकि ट्रॉपिकल एयर मास कहाँ पाई जाएगी, ट्रॉपिक्स रीजन में ही पाई जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो गया 1, और बी का क्या हो गया आपका 4। तो जहाँ पर भी 1 4 का कॉम्बिनेशन देखिए, यानी ये आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर पुनः एक बार आपको क्या दिया गया कि कुछ क्लाइमेटिक सब डिवीजन दिए गए हैं, और इसकी क्या दी गई है, विशेषताएं दी गई हैं। तो इधर बी एस प्रकार की जो है, बी कैपिटल में भी है और एस कैपिटल में। तो जहाँ पर कैपिटल एस होता है उसका मतलब होता है स्टेपी। तो ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा, आपको याद कर लीजिए, ऐसे कुछ ट्रिक्स हैं इसके याद करने की। जो स्मॉल एस होता है उसका मतलब समर शुष्क होता है। अब यहाँ पर ए डब्ल्यू है, जो डब्ल्यू होता है यानी विंटर शुष्क होता है, और ए डब्ल्यू क्या होती है, सामान्य टाइप की जलवायु होती है, ठीक है। और CFA, तो CFA की बात किया जाए तो ये वाली जो क्लाइमेट होगी वो आपकी कौन सी होगी, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। F से क्या होता है, जहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है। और DWA का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉन्टिनेंटल विथ लॉन्ग कूल समर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, और 4 के बाद क्या है 4 3 2 1, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, कुछ इंडस्ट्रियल सेंटर दिए गए हैं और कुछ इंडस्ट्रियल रीजन दिए गए हैं कि किस रीजन में। इंडस्ट्रियल रीजन अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड के बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जो एशिया में इंडस्ट्रियल रीजन है। तो इधर दिया गया है क्लीवलैंड, कजान, बुशान एंड फ्रैंकफर्ट, और इधर रीजन के नाम दिए गए हैं। तो क्लीवलैंड कहाँ है, क्लीवलैंड नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में एक इंडस्ट्रियल रीजन है, वहां पर कौन सा इंडस्ट्रियल पॉइंट है, क्लीवलैंड है।
कजान कहाँ पर है? रसिया में है। कहाँ पर है ये? रसिया में, यानी सेंट्रल यूरोप एंड रसिया रीजन में है, ठीक है। और फ्रैंकफर्ट कहाँ पे है? फ्रैंकफर्ट जब का जर्मनी में है तो ये वेस्टर्न यूरोप में आ जाएगा। और बुसान कहाँ पर है? सेंट्रल ईस्टर्न रीजन में है, केंद्रीय जो है क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4 और बी का क्या है? बी का 2, 4 2, और ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। इसका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ये टोटल जो थे ये 20 क्वेश्चन थे, 20 आपके अलग अलग यूनिट से थे, लगभग 10 यूनिट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का तरीका आपने सीखा, कुछ नए स्थान भी आपको मिले। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होंगे? पूछे जाएंगे। और जो हम लोग ऑप्शन बनाते हैं तो उतना जो है ज़्यादा जो टिपिकल नहीं बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर जब आपको एग्जाम में तो आपको दो दो ऑप्शन क्या करेंगे? साथ में मैच करते हुए मिलेंगे। आप बता पाएंगे जो आपका सबसे ईजी होगा, पता लगेगा कि वो आपको आ रहा है, जो टफ होगा वो आपको उस ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो ये आपका रहा आज का जो है सेशन। हमने जो है मैच द फॉलोइंग पे आज काम किया। हो सकता है नेक्स्ट डे आपको कुछ जो है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन करा दें। एक दिन हम आपको फैक्ट वाले भी क्वेश्चन कराते हैं कि जो फैक्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपको इंटरव्यू डाला गया है, आप लोग उसको देखिए, उससे लाभ लीजिए। काफ़ी अनुभवी लोग थे जिन्होंने आपसे आपके सामने जो है इंटरव्यू दिया, और इसको आप देखिए। हम लोग मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।